वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में, किसके लिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के बारे में। ठीक है, हम बात करेंगे। देखो, जो फर्स्ट लाइन है इसमें, कालीबंगा की खोज जमनालाल घोष ने 1952 में की थी। कब की थी? 1952 के अंदर की थी। और कहाँ पे? घग्गर नदी के किनारे उन्होंने खोज की थी, जो सरस्वती नदी जिसे कहते के बाएं तट पर पीलीबंगा हनुमानगढ़। ठीक है, कि जो हनुमानगढ़ जिले के मुख्यालय से दक्षिण से क्या पे है? पश्चिम में स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली के निर्देशन में 1961 में बीबी लाल ब्रजवासी लाल तथा बीके थापर। 1961 में किसने? बीबी लाल बीबी लाल ब्रजवासी लाल और बीके थापर, बालकृष्ण थापर द्वारा यह उत्खनन कार्य करवाया गया। इसके पश्चात एमडी खर्रे, जेपी जोशी, के एम श्रीवास्तव, एसपी जैन ने इस उत्खनन के कार्यों को आगे बढ़ाया। 1919 में एलपी, और फिर बाद में क्या की बात है? 1919 में क्या है? एमपी टेसीटोरी ने अपने इटली के संक्षिप्त प्रवास के दौरान सर जॉर्ज ग्रियर्सन को पत्र लिखकर पीलीबंगा से मिली 2 काली वस्तुओं की खोज के विषय में सूचित किया। ठीक है, जो मतलब एमपी टेसीटोरी थे ना, ने अपने इटली के संक्षिप्त प्रवास के दौरान जॉर्ज ग्रियर्सन को किसको पत्र लिखा? उन्होंने जॉर्ज ग्रियर्सन को पत्र लिखकर कालीबंगा से मिली दो काल की वस्तुओं के, मतलब 2 इनको जो वस्तु मिली थी ना कालीबंगा से, उसके बारे में उन्होंने जॉर्ज ग्रियर्सन को जानकारी दी। कालीबंगा के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर यह प्रथम जानकारी थी, जो वैश्विक स्तर यानी कि वर्ल्ड लेवल पर इसकी जो जानकारी वो प्रथम थी, पहली बार थी। फिर बाद के अंदर है, यह सभ्यता कालीन कांस्ययुगीन है, जिस काल में कांस्ययुगीन है। ठीक है, जिसका काल 3000 ईसा पूर्व पर है। यह उत्खनन से प्राप्त प्रमाण के आधार पर अध्ययन के 2 काल में किया जाता है, मतलब 2 काल में किया जाता है। इसका प्रारंभिक काल, ठीक है, पूर्व हड़प्पा काल। क्या है? पूर्व हड़प्पा काल लगभग 3000 से 2700 ईसा पूर्व है। और सेकंड है विकसित हड़प्पा काल। क्या है? विकसित हड़प्पा काल, जो कि क्या है? 2600 से 1900 ईसा पूर्व है। कालीबंगा के उत्खनन से 5 स्तर प्राप्त हुए हैं। कितने 5 स्तर प्राप्त हुए हैं? 5 स्तर प्राप्त हुए। प्रथम 2 स्तरों को पढ़ा, जो पहले के 2 है ना, फर्स्ट और सेकंड, उसको प्राक है हड़प्पा के अवशेष माने जाते हैं। प्राक हड़प्पा के अवशेष। ठीक है, और जो 3 से लेके जो 5 तक है ना, उसे हड़प्पा के अवशेष से रिलेट किया जाता है। ठीक है, यह एक है नगरीय सिंधु या हड़प्पा सभ्यता का नगर है। किसका? नगरीय या सिंधु हड़प्पा सभ्यता का नगर है, सभ्यता है, जिसका नामकरण उत्खनन से प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पंजाब भाषा में बंगा का अर्थ है चूड़ी। जिसका नामकरण है ना, मतलब उसके में जो जिसका नामकरण उत्खनन से प्राप्त काली रंग की चूड़िया के आधार पर इसको बोला है काली बंगा। बंगा का मतलब पंजाब में होता है, पंजाबी भाषा के अंदर चूड़ी। ठीक है, दशरथ शर्मा ने इसे सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा। जो दशरथ शर्मा है ना, कौन? दशरथ शर्मा। ठीक है, इन्होंने सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा। कौन सी कहा? तीसरी राजधानी बताया। कच्ची ईंटों से निर्मित मकान के कारण इसे 2 हीन बस्ती कहा जाता है। ठीक है, कच्चे दिनहीन बस्ती कहा जाता है। कच्चे ईंट के मकानों के कारण किससे बनी है? ये कच्चे ईंटों से। कालीबंगा का नगर नियोजन, कालीबंगा सुव्यवस्थित नगर योजना के अनुसार बसा हुआ है। ठीक है, सुव्यवस्थित नगर योजना के अनुसार बसा हुआ है। 5 से 5.5 तक चौड़ी एक संकीर्ण काटती सड़कें। 5 से कितनी? 5.5 चौड़ी। ठीक है, समकोण पर काटती सड़कें हैं। समकोण पर काटती सड़कें, सड़कों के किनारे नालियां आदि इसके विकास की परिचायक है। और सड़कों के किनारे क्या है? मतलब नालियां जो है ना, इसके विकास की परिचायक है। ठीक है, फिर बाद के अंदर हम बात करें, रफ करने को इसको,
फिर ये कालीबंगा में मुख्य रूप से योजना के 2 टीले प्राप्त हुए हैं। 2 टीले प्राप्त हुए हैं। इनमें से पूर्वी टीला है, एक पूर्वी टीला है जहां साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। पश्चिमी टीला में दुर्ग है। पश्चिमी टीला में दुर्ग है जिसके चारों ओर सुरक्षा प्राचीर है। दुर्ग पश्चिम टीला, ठीक है। दुर्ग क्षेत्र पूर्ववर्ती काल के अवशेषों पर बसा था जो सम चतुर्भुजाकार परकोटे से सुरक्षित था। दुर्ग के दक्षिण आधे हिस्से में कच्ची ईंटों से निर्मित 5-6 बड़े चबूतरे मिले हैं। इसमें से कुछ धार्मिक अनुष्ठान हेतु प्रयुक्त होते हैं। एक चबूतरों पर पंक्तिबद्ध 7 अग्निवेदिकाएं हैं। एक स्नान करने हेतु ईंटों का फर्श एवं कुआं मिला है। दुर्ग के उत्तरी भाग में अभी जातीय पुजारी वर्ग के लोग के आवास गृह थे। निचला पूर्वी टीला, यह भी कच्ची ईंटों के प्राचीर से सुरक्षित था। 360 मीटर से 240 मीटर परकोटे के अंदर गलियां उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम में जाती प्रतिरूप गिरिरोन में अवस्थित थी जहां से साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। भवन निर्माण, भवन प्राय 1 मंजिला एवं कच्ची ईंटों से निर्मित थे। ईंट पकाने के भट्टे के अवशेष नहीं मिले हैं तथा प्रत्येक घर में एक आंगन होता था जिसके 2 या 3 तरफ आवासीय कक्ष होते थे। 2 या 3 तरफ आवासीय कक्ष होते थे। नगर के भवनों व सड़कों का नियोजन शतरंज पद्धति की बातें माना जाता है। भवन में छत पर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई है, ठीक है। भवन में प्रयुक्त ईंटों की माप दुर्ग में प्रयुक्त ईंटों के अनुरूप ही थी। फर्श और छतें मिट्टी की बनी थी। कुछ भवनों की फर्श कच्ची ईंटों और छतें अलंकृत खरपेलों से भी बनी थी। इन भवनों की छतें लकड़ी के शहवीरों पर खपरेल डालकर बनाई गई है। नाली निर्माण, घरों की सफाई का विशेष प्रबंधन था। गंदे पानी के निकास के लिए पूरे मकान में लकड़ी व ईंटों की नालियां थी जिनका पानी मकान के बाहर बने विशेष प्रकार के गड्ढे में गिरता था। लकड़ी की नाली के अवशेष केवल कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अब कालीबंगा से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य, प्राप्त हड़प्पा कालीन साक्ष्य। दक्षिण पूर्व प्राचीर के बाहर दोहरे जूते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए जो विश्व में जूते हुए खेत के प्राचीनतम प्रमाण है। यह खेत रक्षा प्राचीर के बाह्य दक्षिण पूर्वी भाग में मिला है। खेत की जुताई ग्रिड पैटर्न पर की जाती है जिसमें 2 प्रकार की फसलें को एक साथ उगाया जाता था। संबंध गेहूं, जौ और बाजरा। भूकंप आने के प्राचीनतम प्रमाण, मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई। बेलनाकार तंदूर, मिट्टी के मुहरे, नाप तोल के पैमाने, कांच के मनके, गाड़ी के पहिए व खंडित बैल की मूर्ति, पशु पक्षी के स्वरूप वाले खिलौने। फिर हड़प्पा कालीन साक्ष्य, शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण। यहाँ से एक युगल शवाधान तथा अंडाकार कब्रें भी प्राप्त हुई है जिसमें बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र किए जाने के प्रमाण है। इसके विश्लेषण से मस्तिष्क शोध की बीमारी का पता चलता है। सेंधु लिपि, कालीबंगा की लिपि सेंधु लिपि के समान ही थी जिसमें दाएं से बाएं लिखे जाता था। मिट्टी के बर्तनों एवं मुहरों पर लिपि के अवशेष मिले हैं लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। बेलनाकार मुहरे, कालीबंगा में मिट्टी से बनी सर्वाधिक मुहरे मिले हैं। यहाँ से प्राप्त मुहरे मेसोपोटामिया की मुहरों के समान है। कमरों में ऊपर की ओर छेद किए हुए किवाड़ व सिंध क्षेत्र के बाहर मुहर व व्याघ्र का अंकन केवल कालीबंगा से प्राप्त है। अंत्येष्ट क्रिया विधि, कालीबंगा में दुर्ग वाले टीले के दक्षिण पश्चिम में लगभग 300 मीटर की दूरी पर कब्रिस्तान स्थित था। यहाँ से शव विसर्जन के 37 प्रमाण मिले हैं। यहाँ 3 प्रकार की शवदान विधियां, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण व दाह संस्कार प्रचलित थी। बर्तन, लाल रंग के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं जिन पर काली और सफेद रंग की रेखाएं अंकित है। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तन और हल्के हैं जिनमें सुंदरता और सुडौलता का अभाव है। मूर्तिकला, कालीबंगा से मिट्टी के वृषभ, कुत्ता, भेड़िया, चूहा, हाथी, पंख फैलाए बगुला व 3 मानवाकृतियां मिली है। यहाँ से प्राप्त मण मूर्तियां में सर्वाधिक उल्लेखनीय मूर्ति
आक्रामक सांड की है। गेंडा, चित्तल व ऊंट की हड्डियां तथा हिरण के सींग भी उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, परंतु कुबड़ वाले बैल की हड्डियां अधिक मिली है। 7 अग्निवेदिका यह आयताकार रूप में थी जिसमें पशुओं की हड्डियां थी। कालीबंगा के 2 टीलों के चारों ओर सुरक्षित प्राचीर, दुर्गीकरण, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य, खिलौने, रेलगाड़ी, तांबे से बने कृषि औजार, कूड़ा डालने के लिए मिट्टी के बर्तन, गाय के मुख के प्याले, तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, हाथे दांत का कंगा, कांच की मणियां, शतरंज व चौसर की गोटियां, चूड़ियां एवं लहड़ियां, अंडाकार कुएं, पत्थर के सिलबट्टे, चाक निर्मित मर्द भांड, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, टोंटीदार प्यालियां, चक चकमक पत्थर के लंबे फल, चकमक पत्थर से निर्मित तोलने के बाट, शंख वल्ले के आभूषण। सभ्यता का पतन लगभग 1900 ईसा पूर्व। कालीबंगा सभ्यता के पतन से संबंधित मत। बीरबल साहनी, गुरुदीप सिंह, जलवायु परिवर्तन। डेल्स, गगदर नदी के मार्ग में परिवर्तन। गोपीनाथ शर्मा, सूखे सूखे के कारण लोग अन्यत्र बस गए। स्मरणीय तथ्य, कालीबंगा राजस्थान का पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। कालीबंगा पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना 1986 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई थी। कालीबंगा में मोहनजोदड़ो की भांति लिंग, मातृशक्ति आदि की मूर्तियां नहीं मिली है, जिसमें यहाँ के लोगों के धार्मिक भावना का पता नहीं चल पाया है। पाकिस्तान में कोट दीजी नामक पुरातत्विक स्थल से प्राप्त अवशेष कालीबंगा के अवशेष से काफी साम्यता साम्यता रखते हैं। हरियाणा में राखी गढ़ी है, गुजरात में धोलावीरा के बाद राजस्थान में कालीबंगा भारत का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। कालीबंगा में मुख्यतः हड़प्पा संस्कृति के मुख्य केंद्रों को अनाज, मनके तथा तांबा भेजा जाता था। बेलनाकार तंदूरों के साक्ष्य इस सभ्यता का संबंध ईरान व पश्चिम एशिया से होने का द्योतक है। कालीबंगा नगर की योजना सिंधु घाटी हड़प्पा नगर योजना के अनुरूप दिखाई गई है। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय अमलानंद घोष खोजकर्ता को दिया जाता है। फिर कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गगदर नदी के किनारे। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है अमलानंद घोष को जाता है। कौन सा पुरातात्विक कालीबंगा के उत्खनन के सभी संबंध नहीं था? तो के अन पूरी जो है वो नहीं थे, जबकि अमलानंद घोष, बीबीलाल बी के थापर। प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की थी? तो उन्होंने की थी 1952 में। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम। कालीबंगा पुरातत्विक स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे थे, त्रिपाठी नहीं रहे थे, जबकि श्रीवास्तव थे, खर्रे थे, जैन थे, एमपी जैन। 161 से 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में कौन सा पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं था? आर.सी. अग्रवाल नहीं थे। फिर बाद में है, किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता स्थल से कितने हड़प्पा कालीन स्तर प्राप्त हुए हैं? 3। कालीबंगा का आंशिक शब्द है काली चूड़िया। किस इतिहास वेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तरह की राजधानी कहा है? दशरथ शर्मा ने कहा है। कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित है मिट्टी की ईंटों से। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा। किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में सही कथन है, तो सही है ना वो दोनों। कालीबंगा दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवारें हैं। कालीबंगा के दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवारें हैं। दोनों दीवारें कच्ची ईंटों से कच्ची मिट्टी की ईंटों से दीवार बनी हुई है। ठीक है। फिर बाद में है, किस स्थल में उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली है? कालीबंगा। कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई? 7। कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जो। किस सभ्यता स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा। कालीबंगा पुरा स्थल में दुर्ग के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? दक्षिण पूर्व। प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं? प्राग हड़प्पा
युगीन संस्कृति। कौन सा पूरा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? शैल चित्र नहीं है, जबकि दुर्गीकरण, अग्निवेदिकाएं, मर्दवांड ये सब है। प्राक हड़प्पा संस्कृति में प्राप्त हुई कालीबंगा। किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं है? तो चावल की नहीं है, जबकि एवं बाजरा, हाथी दांत की कंगा, हाथी दांत की कंगा। किस सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ता के द्वारा निम्न में से किसका वर्णन किया गया है? कालीबंगा। कालीबंगा से प्राप्त अवशेष नहीं है। हारपुर नहीं है, बेलनाकार मुहर है, 6 छिद्र युक्त खोपड़ी है, कब्रिस्तान है, ये सब है, जबकि हारपुर नहीं है। फिर वेद में राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मर्द बांडों को लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया है? कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता स्थल से प्राप्त साक्ष्य नहीं है। कुष्ठ रोगी के प्रमाण नहीं है। कौन सा स्थान कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? प्राक हड़प्पा अग्निवेदिका के साक्ष्य मिले हैं, इससे नहीं मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं। कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियोटोसी ने की थी। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान का उत्खनित पहला पुरातात्विक स्थल कौन सा था? कालीबंगा था। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर है? कोट दीजी। कालीबंगा स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली। कालीबंगा के संदर्भ में असत्य है। यह भारत का सबसे बड़ा पुरातत्विक स्थल है, यह असत्य है। इस सभ्यता का संबंध पश्चिम एशिया में था। कालीबंगा का नगर नियोजन सिंधु घाटी नगर नियोजन के अनुरूप था। यह से मातृ देवी की मूर्ति नहीं प्राप्त हुई है। किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया था? 5 स्तरों में किया गया था। किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? कालीबंगा। किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है? कालीबंगा। कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? लोहे के उपकरण नहीं है, मिट्टी की ईंटों के घर है, दुर्गीकरण और अग्निकुंड है। ठीक है, फिर इसके बाद में आ जाता है आहड़ सभ्यता। सामान्य परिचय इसका है। आहड़ सभ्यता के अवशेष उदयपुर से उत्तर पूर्व में 4 किलोमीटर दूर आहड़ कस्बे में बनास की सहायक नदी आयड़ बेड़च के किनारे से प्राप्त हुए हैं। आहड़ की खोज सर्वप्रथम अक्षय कीर्ति व्यास 1953 ने की थी तथा उसका व्यापक उत्खनन कार्य RC अग्रवाल रतन चंद्र ने 1956 में किया था। 61-62 में HD सांकलिया हंसमुख धीरजलाल के निर्देशन में तथा VN मिश्र के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया, जिसमें राजस्थान प्रशासन की ओर से श्री PL चक्रवर्ती ने भाग लिया। यह उत्खनन डेक्कन कॉलेज, पूना, मेलबोर्न विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया व पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान द्वारा किया गया। आड़ एक 4000 वर्ष पुरानी 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व सभ्यता है, जिसमें ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह एक गैर सिंधु सभ्यता है। यह ताम्रपाषाण काल से संबंधित एक ग्रामीण सभ्यता है। ताम्रवती नगरी, ताम्रवती, ताम्र उपकरणों की प्रचुरता। आगाटपुर, आगाट दुर्ग, गोपीनाथ शर्मा, 10वीं-11वीं शताब्दी का नाम। धूलकोट, 500 मीटर लंबे धूल के टीले के नीचे स्थित स्थानीय नाम। बनास संस्कृति, HD सांखलिया, बनास नदी घाटी में विकसित। फिर द्वितीय चरण। इस चरण में ताम्र कांस्य युग के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें तांबे की कुल्हड़ियां, अंगूठियां, चूड़ियां आदि शामिल है। तृतीय चरण। इस चरण में लाल भूरे काले चित्रित मर्द भांड, मिट्टी से बने पूजा पात्र, खिलौने व चूड़ियां, पक्की मिट्टी के छेद युक्त गोलियां, कांच, सीप व हड्डियां से बने छेद वाले मनके व मूल्यवान पत्थर, गमेद, मूंगा, स्फटिक प्राप्त हुए हैं। आहड़ सभ्यता के 3 चरणों के उत्खनन से 8 स्तरों का पता चलता है, जिनमें से महत्वपूर्ण स्थान। प्रथम स्तर, मिट्टी की दीवारें, बर्तन व पत्थर के ढेर। द्वितीय स्तर, प्रथम स्तर के ऊपर मिट्टी को कूट कर तैयार की गई दीवारें, मिट्टी के बर्तन है। तृतीय स्तर, चित्रित बर्तन है। चतुर्थ स्तर, 2 तांबे की कुल्हड़ियां प्राप्त हुई। इसका उत्खनन द्वितीय चरण में किया गया है। आहड़ संस्कृति एवं सभ्यता की विशेषताएं। निवास,
आहड़ में बने मकानों में धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया है। इन भवनों में नींव भरने में शिष्ट पत्थर, काले पत्थर का उपयोग किया गया था तथा फर्श का निर्माण चिकनी मिट्टी में पीली मिट्टी मिलाकर किया जाता था। भवनों की छतें दोनों तरफ ढाल वाली थी, जो बांस व केवल केवलू द्वारा ढककर बनाई गई थी। आदिवासी भवन की दीवारों एवं नींवों को मजबूत व सौंदर्यपूर्ण बनाने के लिए मिट्टी में कवार्ड्स के टुकड़े चिप्स मिलाकर बने सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। आड़ में अधिकांश मकान आयताकार होते थे। यहाँ से प्राप्त बड़े कमरे का आकार 33 गुणा 20 फीट लंबाई चौड़ाई है देखने को मिलता है। मिट्टी की दीवारों पर बांसों के सहारे चटाई लगाकर कमरे का निर्माण किया गया है। बड़े कमरों में बांस की पर्दी, इसे चिकनी मिट्टी चढ़ाकर स्थायी रूप से प्रदान किया जाता है। बनाकर छोटे कमरों का रूप प्रदान किया जाता है। रसोई के पास से मछली, बकरी, हिरण व गाय की हड्डियों का पाया जाना आदिवासियों के मांसाहारी होने की ओर संकेत करता है। फिर बाद के अंदर है, उल्लेखनीय है कि मिट्टी व कच्ची ईंटों से निर्मित भवन वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। चूल्हे, कुछ मकानों में 2 या 3 चूल्हे तथा एक मकान में 6 चूल्हे मिलना संयुक्त परिवार प्रणाली की विद्वता प्रकट करता है। यहाँ 2 मुँह का चूल्हा भी प्राप्त हुआ है। यहाँ से प्राप्त एक चूल्हे पर मानव हथेली की छाप मिली है। मर्दभांड, उत्खनन से प्राप्त सामग्री में सबसे अधिक संख्या मर्दभांडों की है। यहाँ के बर्तन उल्टी तपाई इन्वर्टर फायर पैटर्न से बने हैं, जिन पर सजावट केवल ऊपरी हिस्से पर नहीं पाई जाती। निचला हिस्सा खुरदरा, इसमें यह सिद्ध होता है कि बर्तन मकान में गाड़ कर रखे जाते थे। खुदाई में अनाज रखने के बड़े मर्द भांड भी गड़े मिले हैं, जिन्हें यहाँ की स्थानीय बोलचाल की भाषा में गोरे बंगोटे व कोठे कहा जाता है। यहाँ से प्राप्त हुई विभिन्न प्रकार के बर्तनों से इस बात का संकेत मिलता है कि ईसा पूर्व 2000 से 1000 के काल में आहड़वासियों के ईरान से भी संबंध था। आहड़ के मर्द भांडों को केवल ज्यामितीय अलंकरणों से सृजित कर इन्हें ग्लोस द्वारा चमकीला बनाया जाता था। आहड़ से प्राप्त बर्तनों में लाल चिकनी मिट्टी का प्रयोग हुआ है तथा यह लाल काले कृष्ण लोहित मर्द भांडों वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। मुद्राएं एवं मुहावरे, आहड़ से 6 तांबे की यूनानी मुद्राएं और 3 मुहरे प्राप्त हुए हैं। एक मुद्रा में त्रिशूल खुदा हुआ दिखाई देता है और दूसरी में खड़ा हुआ यूनानी देवता अपोलो है, जिसके हाथों में तीर व पीछे तर्कस है। यहाँ से मिलने वाली 3 मुहरे पर विहितब, विष, पलितसा तथा तात्तीय तोमसन अंकित है, जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं है। आर्ट से लेपिस लाजुली लाजवर से प्राप्त हुआ, जो एक सभ्यता का ईरान से संपर्क सूचक है। पूजा की थाली गोल व चौकोर दोनों प्रकार की होती थी। दीपक रखने के खाने के अलावा पूजा की थालियां में नाग, नागिन व देवता भी मिट्टी के बने मिले हैं। खिलौने, मिट्टी के बैल, सींग वाले पशु, मेंढा, गेंडक, कुत्ते, हाथी व मनुष्य आकृतियों के खिलौने यहाँ उत्खनन में मिले हैं। घोड़े की कोई मूर्ति आहड़ में नहीं मिली है। यहाँ से प्राप्त बैल की प्रतिमा को पुराविदों ने बनासियल बुल की संज्ञा दी है, जो टेराकोटा से निर्मित है। दीपक एवं गोलियां, आहड़ में मिट्टिया के 6 दीपक तथा 54 गोलियां प्राप्त हुई है। मानव कृतियां, आहड़ में 2 नारी मूर्तियां तथा 1 पुरुष मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ से मातृ देवी, बैल की मर्ण मूर्ति, नारी के दोनों पैर उकेरा हुआ पाषाण खंड प्राप्त हुआ है, जिनका समुद्र धार्मिक महत्व था। फिर है मणियां व आभूषण, आहड़ के लोग मूल्यवान पत्थरों जैसे गोमेद, मूंगा, स्फटिक आदि से गोल मणियां बनाते थे, जिन्हें माला में पहना जाता था। इनके ऊपर सजावट व अलंकरण का कार्य भी किया जाता था। आदिवासियों के आभूषण अधिकांश पकी हुई मिट्टी के मणकों के थे, लेकिन कुछ कीमती पत्थरों के भी थे। यहाँ से 26 किस्म के मणियां प्राप्त हुए हैं। आदिवासी ताम्र व मिट्टी से निर्मित कर्णभूषण व चूड़ियां भी पहनते थे। फिर है कृषि, आदिवासी गेहूं, ज्वार, चावल की खेती करते थे। यहाँ से प्राप्त होने वाले बड़े
बड़े मर्द बाण तथा अन्न पीसने के पत्थर सिलबट्टा से यह प्रमाणित होता है कि लोग कृषि कार्य करते थे। एक बड़े कमरे में बड़ी बड़ी भट्टियां मिली है, जिससे पता चलता है कि यहाँ सामूहिक भोज भी हुआ करता था। आहड़ निवासी दक्षिण पश्चिम राजस्थान के प्रथम कृषक थे। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहड़ निवासी कृषि से परिचित थे। पुरातत्वविद विष्णु मैत्रेय के अनुसार आहड़ में वर्तमान देहरादून से प्राप्त होने वाली उच्च कोटि के चावल के समान चावल पैदा होता था। व्यवसाय उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय का अनुमान लगाया जाता है। तौल के बाद सिलबट्टा मिलना यहाँ वाणिज्य व्यवसाय की उन्नति की ओर संकेत करता है। आड़ से तांबा गलाने के दो यंत्र प्राप्त हुए हैं, जो इस बात का संकेत है कि तांबा गलाना और ताम्र का वस्तुएं बनाना भी इनका महत्वपूर्ण व्यवसाय था। पशुपालन भी आहड़ वासियों की व्यवस्था का आधार था। फिर है मृतक संस्कार विधि। आदिवासी अपने मृतकों को आभूषण के साथ गाड़ते थे। मृतकों के पैर दक्षिण में तथा सिर उत्तर में रखा जाता था। शोषण पात्र मकानों से पानी निकालने के लिए 15 से 20 फुट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें मिट्टी के घड़ों को एक के ऊपर एक रखकर पानी सोखने का गड्ढा शोषण पात्र बनाया जाता था। यह पद्धति चक्कर कूप कहलाती थी। स्मरणीय तथ्य आड़ के लोग तांबा लोहा टिन वह सोने से परिचित थे, परंतु चांदी से परिचित नहीं थे। आहड़ अरावली पर्वत की दक्षिण पूर्वी ढाल पर स्थित है। शरीर से मेल छोड़ने के जाब्बे से पता चलता है कि आड़वासी अपने शारीरिक सफाई का बहुत ध्यान रखते थे। फिर है आहड़ संस्कृति के उत्खनन के स्थल। आहड़, बालाथल, भगवानपुरा, महाराज की खेड़ी, उदयपुर, गुलुंड, पचमता, राजसमंद, ओजियाना, छतरी, खेड़ा, भीलवाड़ा। सभ्यता का विस्तार। आठ संस्कृति की व्यापकता एवं विशाल गिलुंड, राजसमंद, बालाथल, उदयपुर, भगवानपुरा, उदयपुर, बागोर, भीलवाड़ा, पचमता, राजसमंद, ओझियाना, भीलवाड़ा तथा अन्य आसपास के पुरातात्विक स्थलों से प्रमाणित होता है। इसका संपर्क नवदा टोली मध्य प्रदेश, नागदा मध्य प्रदेश, एरन मध्य प्रदेश, कायथा मध्य प्रदेश तक गुजरात तक था। फिर है प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता का उत्खनन हुआ वह है आहड़। कौन सा प्राचीन स्थल उत्खनन करता है सुमोलित नहीं है। आहड़ एसपी जैन नहीं है। ठीक है। बेराट का है दारायम साहनी, कालीबंगा का है एम घोष, बागोर है वीएन मिश्रा। आठ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? अक्षय कीर्तिवास ने की थी। आठ सभ्यता स्थित है बनास नदी पर स्थित है। किस जिले से आठ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? उदयपुर। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं। वह गांव है आहड़। कौन सा एक ताम्रपाषाण कालिक स्थल है? आहड़। किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? आहड़। धूलकोट कहाँ स्थित है? आहड़ में स्थित है। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जाना जाती है? घाटपुर। राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध है ताम्रपाषाण काल से। बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है? आहड़। फिर है किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? आड़ संस्कृति को कहा जाता है। आड़ के विषय में किन कथनों में से एक असत्य कथन है? आवासीय भवनों में पत्थर व नींव में ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ये गलत है। पत्थर जबकि आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। आड़वासी दीवारें एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। आहड़ सभ्यता स्थल के उत्खनन के किस स्तर से तांबे की कुल्हड़ी प्राप्त हुई है? चतुर्थ स्तर से। दोमियों का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित से किस स्थान की खुदाई से मिले हैं? आहड़। अनाज रखने के बड़े मर्द बाण जिन्हें गोरे बकोंठे कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? आहड़। कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? चित्रित दुस्तर मर्द बांड नहीं है। लाल काले मर्द बांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र है आहड़। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री ब्राह्मण संपर्कों का संकेत देती है? लेपिस लाजुली। कौन सा कथन सही है? तो आड़वासी का महत्वपूर्ण व्यवसाय आयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। आठ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। 1 3 4।
आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मध्यभांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी हुई है। कौन सा फसल उत्पादन आहड़ में होता था? चावल का होता था। आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? चांदी से नहीं थे, जबकि तांबा लोहा टीन से थे। आहड़ सभ्यता स्थल से प्राप्त अवशेष नहीं है। टोंटीदार घड़े घड़े नहीं है। बनासियल बुल है। आभूषण सहित शवादान है। चक्रकूप पद्धति के शोकथा गरत है। राजस्थान के आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है। लोथल नहीं है। गिलुंड है। बालाथल है। उजियाना है। कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो आबानेरी नहीं है, जबकि गिलुंड है, भगवानपुरा है, रोजड़ी है। आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुराना ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई है, जिसे धूलकोट के धूलकोट जिसे धूलकोट नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में हुआ था। पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। ताम्र पाषाण युग से है। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी इन नदी और घाटियों में फैली हुई है? आहड़। आहड़ को ताम्रावती नगरी नाम से जाना जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या में तांबे के औजार व उपकरण मिले हैं। आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? लाल, काले, मर्दभांड। फिर है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में कांतली नदी के किनारे सुनारी ग्राम से प्राप्त हुई है। सर्वप्रथम रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी खोज वर्ष 1977 में इसका उत्खनन कार्य करवाया था। बाद में 1978 और 89 में विजय कुमार के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया। गणेश्वर एक ताम्र युगीन सभ्यता स्थल है, जिसका काल 2800 ईसा पूर्व है। वह इस सभ्यता का नामकरण गणेश्वर टीले के नाम पर किया गया था। इस सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यताओं का प्रारंभिक केंद्र कहा जाता है। भारत की ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी पुरातत्व का पुष्कर ताम्र संचयी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। गणेश्वर सभ्यता की खोज विशेषता है। ताम्र आयुध व उपकरण। गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन से अत्यधिक मात्रा में लगभग 2000 ताम्र के आयुध व उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो इसके ताम्र युगीन सभ्यताओं में प्राचीनता को सिद्ध करता है। ताम्र भारत में किसी एक स्थान से इतने ताम्र उपकरण प्रथम बार ही मिले हैं। यहाँ से ताम्र सामग्री में तीरों के अग्रभाग, सुइया छेद करने वाला यंत्र, छेनिया, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक, कुल्हाड़े, भाले, अंगूठिया, चूड़िया व विभिन्न प्रकार के आभूषण प्रमुख हैं। यहाँ से प्राप्त ताम्र सामग्री में 99% तांबा, जो यहाँ ताम्र की प्रचुरता व इसकी सभ्यता के लोगों का मिश्र धातु से परिचित नहीं होने का संकेत है। यहाँ से प्राप्त दोहरी पेचदार शिरावली ताम्र पिन के सम्मान ही कई हजार ईसा पूर्व की पिन पश्चिमी व मध्य एशिया से प्राप्त हुई है, जो संभवतः गणेश्वर से वहां निर्यातित थी। ताम्र आयुध के साथ साथ लघु पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता के लोगों के भोजन संग्रही प्रवृत्ति को दर्शाता है। फिर मिट्टी के बर्तन। इस सभ्यता से प्राप्त बर्तनों को उत्खननकर्ताओं ने कर्पशवर्णी मृद पात्र गेरिक मृदभांड कहा है, जो काले व नीले रंग से सजाए हुए हैं। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों के दो प्रकार मिले हैं। हड़प्पा पूर्व संस्कृति से संबंधित हल्के लाल रंग के पहले बर्तन, जिन पर हल्की सी काली व सफेद रंग की चित्रकारी की गई है। लाल चिकनी मिट्टी से बने विशेष चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मृतबान, कलश, प्याले, तसले, हांडी और ढक्कन प्रमुख है। मृद पात्र प्राप्त होना इस सभ्यता के लोगों का शिकारी के साथ साथ पशुपालक भी होने की ओर संकेत करता है। यहाँ से प्राप्त प्याले व तसले चौरस, चक्री, एक व छल्ले का आकार लिए हैं। छल्लेदार मिट्टी के बर्तन केवल गणेश्वर से ही प्राप्त होते हैं। अन्य किसी भी ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता में ऐसे बर्तन नहीं मिले हैं। भवन। इस सभ्यता में भवनों के पत्थर द्वारा निर्मित होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ भवन निर्माण में ईंटों का उपयोग साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। यहाँ से प्राप्त भवनों के अवशेष में मिट्टी से बने चबूतरे, संग्रहण के गड्ढे व लकड़ी के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। घरों के फर्श पर
जलीय पदार्थों को साक्ष्य मिलते हैं जो इस सभ्यता के सामाजिक जीवन में व्यवसाय के कई स्तर विद्यमान होने की ओर संकेत करता है। इस सभ्यता के लोग बस्तियों को बाढ़ से बचने के लिए बड़े आकार के पत्थरों से बांधों का भी निर्माण करते थे। फिर है पशु पक्षी। यहाँ से प्राप्त अस्थियों के आधार पर पशु पक्षियों को तीन भागों में रखा जाता है। घरेलू पशु, गाय बैल भेड़ बकरे सूअर कुत्ता गधा मुर्गा। नगर क्षेत्र या घर के समीप रहने वाले पशु सूअर। वन्य जानवर नीलगाय हिरण कलंगी वाली बतख खरगोश बनेला सुअर मछली आदि। फिर है वन्य जीव व पशु पक्षियों की प्राप्त अस्थियों पर चोट के निशान होने इस सभ्यता के लोगों के शिकारी व मांसाहारी होने की ओर संकेत करता है। व्यापार वाणिज्य, यहाँ से प्राप्त हुए मछली पकड़ने के कांटों से यह संकेत मिलते हैं कि कांतली नदी में जल स्तर प्राप्त था। कांतली नदी उत्तर की ओर और बहते हुए सरस्वती व द्रष्टवंती नदियों से मिलती थी। वह इन दोनों नदियों के माध्यम से सिंधु नदी तक जुड़ी थी। संभवतः इस जलीय रूट से गणेशों द्वारा हड़प्पा मोहनजोदड़ो व कालीबंगा तक ताम्र सामग्री का निर्यात किया जाता था। फिर स्मरणीय तथ्य, गणेशों सभ्यता खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू तांबे निक्षेप क्षेत्र के निकट स्थित है। गणेश्वर से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में निर्यात किया जाता था। गणेश्वर के उत्खनन से प्राप्त सामग्री को श्री राजकुमार हरदयाल राजकीय संग्रहालय सीकर में रखा गया है। श्री राजकुमार हरदयाल राजकीय संग्रहालय सीकर में रखा गया है। पूरा विद्रोह इस सभ्यता को पूर्व हड़प्पा कालीन ताम्र युगीन सभ्यता का है। यह ताम्र युगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। यहाँ से प्राप्त सामग्री गणेश्वर वासियों के विज्ञान कला कौशल रसायन शास्त्र व धातु क्रम में कुशल होने का प्रमाण है। कांतली नदी घाटी में नरसिंहपुरा प्रतापपुरा सोनासर देवपुरा कमरपुर व चिड़ावा सहित लगभग 300 ऐसे स्थल खोजे जा चुके हैं जहां गणेश्वर सभ्यता पुष्पित पल्लवित हुई है। यह सभ्यता उत्तर पूर्वी राजस्थान व गंगा घाटी में पल्लवित हुई है। फिर है गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है सीकर में है। प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं नीम का थाना से। किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर सभ्यता में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? कांतली। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? R.C. अग्रवाल के निर्देशन में हुआ था। कौन से ताम्र पाषाणिक स्थल से खेतड़ी के निकट है? गणेश्वर। प्राग ऐतिहासिक बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करता थी वह गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो है ताम्र कांस्य युग। किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? गणेश्वर। फिर एक किस सभ्यता स्थल से कपि स्वर्णी मध्य बांड प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर। गणेश्वर से प्राप्त मध्य बांड किस प्रकार के थे? गेरिक मध्य बांड। किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है? गणेश्वर में नहीं हुआ है। किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? गणेश्वर। प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। फिर है बेराट कस्बा अलवर के पश्चिम में 40 किलोमीटर दूर तथा जयपुर के उत्तर में लगभग 85 किलोमीटर दूर बाणगंगा नदी के किनारे स्थित बेराट विराटनगर एक पौराणिक ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व का बहुत प्राचीन स्थान है। यहाँ वर्तुलाकार पर्वतमाला के मध्य स्थित है जिनमें भीमजी की डूंगरी बिज्जक पहाड़ी महादेव डूंगरी गणेश या मोती डूंगरी प्रमुख है जो अपने तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ की पर्वतीय श्रेणियों में बैराट नदी और बांडोल नाला निकलता है। इस सभ्यता की खोज कैप्टन बट 1837 व उत्खनन दयाराम साहनी 1936-37, नीलचंद्र बनर्जी कैलाश चंद्र दीक्षित 1962-63 व M.N. देश पांडे ने किया। 1864-65 में डॉक्टर कनिंगम ने इसका अध्ययन किया तथा इसके सहायक डॉक्टर कोलाइल ने 1871-72 में यहाँ का गहन निरीक्षण किया। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने 1910 में इस क्षेत्र का गहन निरीक्षण किया। विजय की पहाड़ी का पहला उत्खनन 1936-37 में दयाराम साहनी द्वारा तथा उसके बाद 1962-65 में नीलचंद्र बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा किया गया।
यहाँ नीलचंद्र बनर्जी को उत्खनन में ईंट व कांच के टुकड़े तथा M.N. देशपांडे को छेद वाली कई उपकरण प्राप्त हुए। इस सभ्यता का काल 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। प्राग ऐतिहासिक कालीन डिंगारिया और बानगढ़ में इस सभ्यता से संबंधित गोल समों पर निर्मित पुरापाषाण उपकरण प्राप्त हुए। मध्य पाषाण युग के उपकरण बैराट के उत्तर दक्षिण दोनों भागों से प्राप्त हुए। इस युग में मनुष्य छोटे जानवरों का शिकार करने लग गया और उसके उपकरण भी छोटे हो गए। पत्थर के इन छोटे छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ कहा गया। गणेश डूंगरी, बिजक पहाड़ी, भीम डूंगरी, बनेडी, ब्रह्मकुंड एवं जीणगौर की पहाड़ी से पाषाण कालीन शैलचित्र प्राप्त हुए, जिनमें हाथी, भालू, चीता, हिरण, शतुरमुर्ग, सांड, वनस्पति आदि के शैलचित्र प्रमुख हैं। यहाँ से प्राप्त शैलचित्र में लाल रंग से चित्रांकन किया गया है। बैराट से अत्यधिक मात्रा में शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, इस कारण इसे प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। भीमडूंगरी से पाषाण के औजार बनाने के कारखाने भी मिले हैं। महाभारत कालीन प्रमाण। महाभारत काल में बैराट विराटनगर कहलाता था, जो मत्स्य जनपद की राजधानी था। मत्स्य जनपद के राजा विराट के यहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। यहाँ स्थित भीम की डूंगरी, किंचक का आवास, बाणगंगा आदि स्थल इस सभ्यता को महाभारत से जोड़ते हैं। भीमताल तथा कौरवों द्वारा चुरा कर ले गए गायों की खुरों के निशान यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन प्रमाण। यहाँ से मौर्य काल और उत्तरवर्ती काल के अवशेष मिलते हैं। यहाँ से अशोककालीन ब्रह्मलिपि की अक्षर युक्त ईंटें प्राप्त हुए। बीजक आबू की पहाड़ी पर चुनार पत्थर पर सिंह उत्कीर्ण 2 अशोक स्तंभ प्राप्त हुए। यहाँ से गोलाकार बौद्ध मंदिर, चस्य बौद्ध स्तूप के टुकड़े और एक विशाल बौद्ध विहार के चिन्ह मिले हैं। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इन बौद्ध स्तूपों को अशोक के समय हुण शासक मिहिर कुल द्वारा 510-500 ईसा के मध्य बैराट पर आक्रमण के समय तोड़ा गया, जो हीनयान संप्रदाय से संबंधित प्राचीनतम स्थापत्य माना जाता है। मठ और मंदिर। यहाँ एक बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन मठ में से 6 से 7 छोटे कमरे रहे होंगे। कमरों में जाने के लिए तंग मार्ग, गोदाम तथा चबूतरा इस मठ के अन्य भाग थे। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए एक मंदिर के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इस मंदिर में फर्श पर ईंटें जड़ी हुई थी। किवाड़ लकड़ी के बने हुए थे। किवाड़ों को लोहे की कीलियां और कब्जों पर टिकाया जाता था। मंदिरों से मिट्टी की पक्षी मूर्तियां, खप्पर, धूपदानी, थाली व पूजा पात्र आदि मिले हैं। मंदिर का आधार एक निचाई वाला चबूतरा है। चीनी यात्री हेनसांग 636 ईस्वी में बैराट आया था। हेनसांग ने यहाँ 8 बौद्ध मठों का उल्लेख किया है। उसने यहाँ के बैल व भेड़ें प्रसिद्ध बताई है। बाबरू लेख शिलालेख, कलकत्ता बैराट अभिलेख, विराटनगर जयपुर स्थित बिजक की पहाड़ी। 1837 ईस्वी में कैप्टन बट ने अशोक का प्रथम बाबरू शिलालेख खोजा। 1840 ईस्वी में बट ने इस कलकत्ता के संग्रह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में स्थानांतरित करवा दिया। इस शिलालेख में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं तथा त्रिरत्नों बौद्ध धम्म संघ का उल्लेख प्राप्त होता है। सम्राट अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी होने का सबसे स्पष्ट प्रमाण बाबरू शिलालेख से ही प्राप्त होता है। इसमें अशोक बुद्ध धर्म तथा संघ के प्रति अपने आस्था प्रकट करता है। इसी लेख में अशोक को देवनाम प्रिय व मागधी राज मगध का राजा कहा गया है। बाबरू शिलालेख का अनुवाद कैप्टन किटोई ने किया था। अशोक के दूसरे शिलालेख की खोज कोलाइल ने की, जिसका संपादन बूलर और सिनोट ने किया। यह बिजक की पहाड़ी हनुमान मंदिर के पास मिला। मुगल कालीन प्रमाण। बैराट में अकबर कालीन टकसाल के प्रमाण मिले हैं। अकबर जहांगीर शाहजहां के डाले गए तांबे के सिक्के बैराट पर अंकित है। यहाँ मुगल शासकों द्वारा मुगल गार्डन, सराय एवं ईदगाह का निर्माण भी कराया गया है। अन्य अक्षय प्रमाण आवास। इस सभ्यता के लोग अपने निवास हेतु बांस एवं सरकंडों में आवास का ढांचा तैयार कर उस पर मिट्टी का प्लास्टर करते थे।
कहीं कहीं पर कच्ची ईंटें से बने आवास के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। ईंटें, यहाँ उत्खनन से अलग अलग आकार की ईंटें प्राप्त हुई हैं। इनका उपयोग चबूतरे, मठों, स्तूपों तथा मंदिर को बनवाने में किया गया। अधिकतर ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई 78 इंटू 40 इंटू 8 सेंटीमीटर है। फर्श पर पक्की टाइलें लगी हुई थी। यह एक सोचने का विषय है कि बेराट में पत्थर अत्यधिक पाए जाने पर भी यहाँ ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया। यहाँ से प्राप्त ईंटें मोहनजोदड़ो से मिलती जुलती है। रजत मुद्राएं, उत्खनित कमरों में 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, जिनमें 8 पंचमार्क, जो सब तो हमारे देश के प्राचीनतम सिक्के हैं, शेष 28 मुद्राएं यूनानी और भारतीय यूनानी शासकों की है। यहाँ कुल 36 मुद्राएं मिली है, जो सूती वस्त्र में बंधी हुई है। मणमूर्ति भांड, इस खुदाई के दौरान निवास के तीसरे स्तर प्राप्त होते हैं, जिन्हें मध्य भांड कला द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। प्रथम निवास काल में दूसर चित्रित मृद भांड, दूसरे निवास काल में कृष्ण पॉलिश युक्त मृद पात्र तथा तीसरे निवास काल ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों से संबंध रखता है। यहाँ से प्राप्त मृद भांडों में अलंकृत घड़े, जिन पर स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चित्र बने हुए हैं। यहाँ मिले मिट्टी की वस्तुओं में दीपक, नाश्ता हुआ पक्षी, थालियां, कुंडियां, मटके, लोटे, कटोरे आदि उपलब्ध हुए हैं। पाषाण उपकरण, यहाँ पत्थर से बनी थालियां और छोटी संदूकें भी प्राप्त हुए हैं। लोह उपकरण, 1962-63 ईस्वी में पुरातत्वविद नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के नेतृत्व में बेराट का उत्खनन पुनः कराया गया। यहाँ लोह प्रयोग संबंधी तथ्यों का पता लगाना इस खुदाई का प्रमुख उद्देश्य था। इसी समय में इस बस्ती के निवास के 3 स्तर स्थापित हुए। इस मंदिर के किवाड़ों में लगी किले, कब्जे आदि सहित कई लोह उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए। इन वस्तुओं का समय 250 से 50 ईसा पूर्व को निर्धारित किया गया है। इस सभ्यता के लोग लोह धातु से परिचित थे। इसकी पुष्टि अंतरजी खेड़ा, उत्तर प्रदेश के उत्खनन से भी होती है। यहाँ से प्राप्त लोह अवशेष से ज्ञात होता है कि बेराट के लोग लोह धातु का निष्कर्षण भी स्थानीय स्तर पर करते थे। वस्त्र उद्योग, जिन कपड़ों में मुद्राएं बनी हुई मिली है, वहाँ कपड़ा हाथ से बनी रुई का था। इससे विदित है कि यहाँ के निवासी वस्त्र बुनाई कला को जानते थे। जनजीवन, उत्खनन में बेराट वासियों का जीवन पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति का दिखाई देता है। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। प्रमुख खाद्यान्न के रूप में गेहूं एवं चावल कृषि की जाती थी। बेराट सभ्यता के लोग दूध, मांस एवं चर्म हेतु गाय, बैल, भैंस, सुअर व अश्व पालते थे। इस मंडी जाती बेराट से शंख लिपि, गुप्त लिपि, स्वास्तिक, त्रिरत्न चक्र, लोहे के तीर व भालों के भी प्रचुर प्रमाण मिले। उत्तर भारत से प्राप्त काले चमकीले मर्द भांड वाली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले स्थलों में राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण स्थल बेराट है। कनिंघम, कोलाइल, बुहलर व सन्नोट ने भी इस बेराट का अध्ययन किया है। डॉक्टर सत्य प्रकाश का कथन है कि स्वतंत्रता के पश्चात जो कुछ हमने पाकिस्तान को देखकर खोया है, उससे सही कहीं ज्यादा बेराट खोजकर पाया है। जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह के शासनकाल में यहाँ एक स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई है, जिसमें भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष थे। 1870 ईस्वी में ये है कि सर्वप्रथम जयपुर व इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी हुई पाषाणकालीन हस्त कुठार हैंड एक्स खोजी थी। बेराट से ब्लैक हैंड रेड पात्र परंपरा संस्कृति के मध्य पात्र प्राप्त हुए, जिन पर किसी प्रकार की चित्रकारी नहीं है। यहाँ से स्लेटी रंग के चित्रित मर्द भांड, पेंटेड ग्रे बियर, PWG संस्कृति व उत्तर काली चमकीली मर्द भांड, नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेव संस्कृति के बर्तन प्राप्त हुए हैं। फिर है दयाराम साहनी, नीलचंद्र बनर्जी एवं कैलाश चंद्र दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही है बेराट में? भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, बीजक की पहाड़ी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है बेराट? प्राचीन स्थल उत्खनन में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो बेराट, केदारनाथ, पुरी जो है वो सुमेलित नहीं है। कालीबंगा, अमलानंद घोष, आहड़, HD सांकलिया, बागोर, वीएन मिश्रा। विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? दयाराम साहनी। कौन सा पुरातत्वविद बेराट के अन्वेषण उत्खनन से संबंधित नहीं है? HD सांकलिया नहीं है।
एलेक्जेंडर कनिंघम है, दयाराम साहनी है, NR बनर्जी है। किस पूरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुआ है? बेराट। महाभारत के अनुसार किस महाजनपद ने पांडवों के अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? मत्स्य। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजस्थान का कौन सा शहर महाकाव्य महाभारत से संबंधित है और सरिस्का टाइगर रिजर्व से निकट है? विराटनगर। महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? वह अलवर के निकट बेराट व भरतपुर के निकट नौ में मिले। बेराट प्राचीन काल में राजधानी ही थी। मत्स्य राजधानी मत्स्य राज्य की विजय की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य एवं खंडहर है, जिनका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ है। यह कहाँ स्थित है? यह बेराट में स्थित है। बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध है? दुनाड़ा के अंदर। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? बेराट के अंदर मिले हैं। फिर 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य ग्रह कहाँ मिला है? बेराट में मिला है। बेराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है बिज्जू की पहाड़ी। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, उनमें से सही है तो उसमें बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। विराटनगर, जिसे पहले बेराट के नाम से जाना, जोधपुर में एक शहर है, वहाँ नहीं था, ये जयपुर में है। राजस्थान के अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ था? बेराट में हुआ था। बेराट जयपुर के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई है। और ये है अशोक। वो 1837 में बीजक पहाड़ी बेराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? कैप्टन भट्ट ने। अकबर कालीन टकसाल के प्रमाण कहाँ मिले हैं? बेराट में मिले हैं। किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? बेराट। किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? बेराट। किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है? बेराट। सभ्यता में उत्खनन में से चांदी के 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली है। बेराट। उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि के लेख किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? बेराट। भीम डूंगरी। फिर भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? बेराट। किस पुरातत्व स्थल को 1962-63 में NR बनर्जी के दीक्षित के उत्खनन में किया गया था? बेराट। किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? बेराट। किस पूरा स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? बेराट। किस पुरातत्व स्थल से एक अभिलेख मिला जिसमें मौर्य सम्राट अशोक के बौद्ध ग्रंथ के अध्ययन की अनुशंसा की है? वो है बेराट। ठीक है, अब इसके बाद में हमको देखना है नेक्स्ट टॉपिक।